छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। इंडिया न्यूज नेटा के एग्जिट पोल में अंदाजा लग रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है, जबकि एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। एमपी की बात करें तो इंडिया न्यूज नेटा के एग्जिट पोल के मुताबिक यहां बीजेपी और कांग्रेस में से किसी को बहुमत मिलने के आसार नहीं है। एग्जिट पोल में बीजेपी को 106 और कांग्रेस को 112 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीएसपी को 4 और अन्य को 8 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में आया है। राजस्थान के एग्जिट पोल की बात करें तो अनुमान सबकी उम्मीदों के मुताबिक ही है। यहां वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ नाराजगी की खबरें आम थी। एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को 112 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिल सकता है। राजस्थान में बीजेपी के 81 और अन्य को 12 सीटें मिलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल भी एमपी जैसा ही है। यहां भी किसी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। इंडिया न्यूज नेटा एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी 43 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। कांग्रेस को 40 और अन्य को यानी बीएसपी और अजीत जोगी की पार्टी को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। तेलंगाना में कांग्रेस ने टीआरएस को हराने के लिए टीडीपी और सीपीआई के साथ महागठबंधन किया था। इंडिया न्यूज नेटा एग्जिट पोल के नतीजों से लगता है कि टीआरएस की सत्ता में वापसी हो जाएगी। एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में टीआरएस को 57 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस गठबंधन का ग्राफ 46 सीटों तक ही पहुंचता दिख रहा है। तेलंगाना में बीजेपी का खाता खुल सकता है, वो 6 सीटों जीत सकती है, ऐसा एग्जिट पोल बता रहा है। अन्य के खाते में 10 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी शामिल है। मिजोरम इन 5 में इकलौता राज्य था जहां कांग्रेस सत्ता में है। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि मिजोरम की सत्ता कांग्रेस के हाथ से फिसलने वाली है। हालांकि पूर्ण बहुमत मिजोरम में किसी को मिलता नहीं दिख रहा। मिजोरम में कांग्रेस को 15 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि मिजो नेशनल फ्रंट को बहुमत से 2 सीटें कम 19 सीटें मिलते दिख रही हैं। मिजोरम में अन्य के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। तो हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से और सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस से। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो एग्जिट पोल आया है वो क्या बीजेपी की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरता है? आपको 2019 के लिए शायद ज्यादा मेहनत करनी पड़े। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि एग्जिट पोल के जो रिजल्ट है यही जो एग्जैक्ट पोल में आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में सरकार बनाएगी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। मिजोरम में हम अपनी सीटें बढ़ाएंगे, तेलंगाना में अपनी सीटें बढ़ाएंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से एग्जिट पोल, ठीक है, उसका अपनी मैथमेटिक्स है, उसको मैं उसका आदर करता हूं, किंतु जो एग्जैक्ट पोल होगा, और अब तक एग्जिट पोल आप पिछले 2014 के चुनाव से लेकर 2018 के चुनाव तक लगातार जो एग्जिट पोल हुए उसमें से अधिकांश में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या कम दिखाई गई है। लेकिन एग्जैक्ट पोल के जब रिजल्ट आए तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ये एक राज्य का उदाहरण नहीं, मैं तमाम राज्यों का उदाहरण दे सकता हूं। महाराष्ट्र का उदाहरण है, हरियाणा का उदाहरण है, उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, असम का उदाहरण है, यहाँ तक कि कर्नाटक में भी हमको लोग जो है 100 ही कह रहे थे, हम 100 से ज्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल के बीच में अपने सीटों की संख्या उसकी बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में सरकार बनाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जी पराजय की सिल्वर जुबली 22 में से 21 राज्यों में उनके चुनावी पराजय का उनका इतिहास है 4 वर्षों का। इस बार 4 राज्यों और हारकर 25 राज्यों तक पहुंच जाएंगे। वो सिल्वर जुबली मनाएंगे सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब? राहुल गांधी हारने की सिल्वर जुबली, क्योंकि जीत एक आदत होती है और हार राहुल गांधी की आदत बनती है, ऐसा प्रेम शुक्ला जी का कहना है। अब प्रेम शुक्ला जी हैं, लिखने पढ़ने वाले आदमी थे। अब जब से बोलने वाले आदमियों के बीच में, जुमलेबाजों के बीच में रहने लग गए हैं तो अच्छी बातों की जगह वैसे ही कहने लग गए। इनकी इच्छा, भले आदमी है, कहें। सच्चाई ये है कि एग्जिट पोल के नतीजों को हम भी नहीं मानते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे हमारे लिए भी कोई वो नहीं। एग्जैक्ट पोल जब आएगा, जिस तरीके 11 तारीख का हम इंतजार कर रहे हैं, और जो हमारे ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स की जो हमें फीडबैक है सारे राज्यों से, विशेष रूप से मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और राजस्थान से, तो निश्चित तौर पर इन जगहों पर आज तो हम कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, आज प्रेम शुक्ला जी भी दावा कर रहे हैं, लेकिन 11 तारीख को जिस समय नतीजे निकलेंगे तो निश्चित तौर पर एक हम बड़ी विजय की ओर चलेंगे।
और जो तेलंगाना में भी आप जो हमें कमी बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जनता का मूड आखिरी दिनों में बहुत तेजी से बदला है सोनिया जी की रैली के बाद और राहुल जी की रैली के बाद। तो अरे राहुल जी तो शुरू से रैली कर रहे थे, राहुल जी ने तो 77 रैली की है। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आप कह रहे हैं आखिरी दिनों में मूड बदला है? नहीं, राहुल जी ने 77 नहीं, राहुल जी ने 82 रैलियां की हैं दीपक जी। तो चलिए, आपने अपने मुंह से बोल दिया 82 रैलियां की सोनिया जी की रैली के बाद की बात कर रहा था जी। 82 की है, बिल्कुल की है, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। 82 रैलियां की हैं राहुल जी ने, और राहुल जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष है, हमारा नेतृत्व करता है, और निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में हम एक लोग बड़ी विजय की ओर निकल रहे हैं, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। चलिए, आप बड़ी विजय और हम आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर या भाजपा के ऊपर माननीय प्रेम शुक्ला जी की तरीके से कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगे। प्रेम शुक्ला जी ने कौन सी अभद्र टिप्पणी कर दी? अभी उन्होंने कहा ना कि वो राहुल गांधी हार की क्या नाम सिल्वर जुबली लगाएंगे। तो उसमें अभद्र क्या है भाई? सिल्वर जुबली तो अच्छी चीज होती है। की बात कीजिए, किसी सिल्वर जुबली अभद्र टिप्पणी क्या है? अच्छी बात होती है। नहीं, आप देखिए, इनके लिए नहीं, तो आप भद्र भाषा इनकी है। मौत का सौदागर कहना, गंगू तेली कहना, वो माननीय आदरणीय गंगू तेली कहना, यमराज कहना, ये सब ये देखिए इनके। आप अरे नहीं, दीपक अरे प्रेम शुक्ला, अरे प्रेम शुक्ला किसी को जर्सी गाय कहना क्या उचित है? और अभद्र 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना वर्गीकरण करना उचित है? किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो? आज तो कम से कम मत करो। हाँ, नहीं, मौत का सौदागर बहुत अच्छा शब्द है, अच्छी बात है। यमराज बहुत अच्छा शब्द है, गंगू तेली बहुत अच्छा शब्द है, और जर्सी गाय कहना बहुत अच्छी बात है। शर्म नहीं आती है आपको? आज भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हुए शब्द है। कम से कम आज तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत करो। एक सवाल का जवाब सबूत दो। मैंने तो किसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उस समय तो आप सामने के संपादक नहीं है, इसलिए आप चीख चिल्ला रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, एक सवाल का जवाब भी आ जाओ। अरे हमारे पास सारे तर्क, हमारे तर्कों को छोड़ो, अपने तर्कों की बात करो। संतुलन ठीक रखें। सुरेंद्र राजपूत संतुलन की बात जानना चाहता हूँ। बताइए, मुझे भी तू करना आता है। सिल्वर जुबली शब्द का इस्तेमाल किया। सिल्वर जुबली तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी हुई थी, और आपने कितने चाव से देख रहा होगा बताएगा जी। नहीं, राहुल जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आदरणीय प्रेम शुक्ला जी का विषय नहीं है। प्रेम शुक्ला जी का विषय देश का विषय है भाई, है और अमित शाह का है, उसको करें। राहुल जी क्या करेंगे, देश का विषय है। सुरेंद्र राजपूत जी, ये देश का विषय है, ये हमारा विषय है, कांग्रेस का विषय। हमारे अध्यक्ष हैं और हमें उनके नेतृत्व में पूर्ण आस्था है। हम लोग उनके नेतृत्व में एक बड़े विजय की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, बड़ी विजय कितनी होती है हम देखते हैं, लेकिन आइए हम पोस्टमार्टम करते हैं इस पूरे के पूरे एग्जिट पोल का। इन 5 राज्यों में इंडिया न्यूज नेटा ने उन बड़े मुद्दों पर जनता की राय जानी जिनका असर 2019 में होना तय है, चाहे राम मंदिर हो, फेक न्यूज हो या फिर मोदी फैक्टर। इन पर जनता क्या सोचती है वो भी जान लीजिए। हमने जब लोगों से पूछा कि क्या राम मंदिर आपके लिए चुनावी मुद्दा है, तो 38% लोगों ने कहा हाँ, राम मंदिर मुद्दा भी है, हमारे वोट देने का बड़ा आधार है। जबकि 62% लोगों ने राम मंदिर को वोट की राजनीति का मुद्दा मानने से इनकार कर दिया। यहीं पर रुकते हैं और एक रिएक्शन लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आप कहते हैं कि चुनाव जीतने के लिए मुद्दा उठाते हैं, लेकिन खुद जनता कह रही है कि चुनाव जीतने के लिए मुद्दा नहीं है। हाँ बिल्कुल, हम तो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमारी सम्मानित जनता जो है अब इस तरीके के किसी भी विवादित चीज में नहीं आना चाहती है। मंदिर संविधान के आस्था के अनुरूप बनेगा, संविधान के अनुसार बनेगा, संविधान का फैसला सभी लोग। चलिए, अच्छा हुआ सुरेंद्र राजपूत जी, वोटे हैं आज आपकी जुबान फिसल रही है। आपने कहा आस्था के अनुरूप बनेगा, आपने कहा आस्था के अनुरूप बनेगा। आस्था तो ये कहती है कि राम का मंदिर वहां था, तो आप बता दीजिए मंदिर वहां बनेगा। आप भी बोल दीजिए मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे। हमारी आस्था संविधान में है और हम हमारी जबान नहीं फिसलती दीपक चौरसिया जी, जबान आपकी फिसलती है और खूब फिसलते देखा है हमने। हमारी आस्था संविधान में है और संविधान के अनुरूप बनेगा सारी चीजें। नहीं, आपने आस्था की बात करी ना, आस्था और संविधान दोनों अलग अलग चीजें हैं।
जी आस्था कहा ना हमने, अरे सुनिए ना, आस्था कहा ना हमने कि संविधान में है। हम तो कह रहे हैं, हमने कहा आस्था, कहां रोक रहे हैं हम, कहां मना कर रहे हैं? तो मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा? संविधान में आस्था है, आपकी नहीं है? मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा ये बता दीजिए। मैंने कहा जो संविधान कहेगा वो होगा पूरी तरीके से। संविधान तो कुछ कहता है ये मंदिर के बारे में, अनुरूप काम होगा। संविधान कुछ कहता है ये मंदिर के बारे में भी नहीं देंगे और प्रेम शुक्ला को भी नहीं देंगे। अरे सुरेंद्र राजपूत जी, अगर आपने संविधान पढ़ा हो तो आप बताइए राम मंदिर कहाँ लिखा है? आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए हैं। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट, मैं तो सुप्रीम कोर्ट मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो आपको ये जानना चाहता हूँ संविधान में राम मंदिर कहाँ लिखा है? नहीं, अदरे नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट, अरे दीपक चौरसिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए हैं, ये बता रहे हैं कि क्या नाम संविधान क्या कहता है। अरे मैं तो पटियाला हाउस कोर्ट से भी ऊपर नहीं हूँ सुरेंद्र राजपूत जी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि राम मंदिर, अरे नहीं, राम मंदिर शब्द कहाँ लिखा हुआ है? हुजूर, आप तो सर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, आप कह सकते हैं इस बात को कि संविधान नहीं कुछ कह रहा है। अरे संविधान में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और आप कह रहे हैं कि संविधान कुछ नहीं कह रहा है। नहीं, आपने आस्था की बात कही ना, मैं इसीलिए कह रहा हूं। जी मैंने बिल्कुल कहा आस्था की बात, मैंने तो कहा संविधान में आस्था है, क्या बुरा कहा? आप क्या देश की आस्था ये नहीं कहती, क्या देश की आस्था ये नहीं कहती कि विवादित जगह पर ही राम मंदिर था? क्या ये प्रूव नहीं हो गया है लखनऊ हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में? संविधान में है। मैंने कहा देश की आस्था संविधान में है। चलिए आगे चलते हैं, अगला मुद्दा लेते हैं। चुनाव में फर्जी खबरों को भी सोशल मीडिया पर फैलाकर जनता को गुमराह किया जाता है। हमने लोगों से पूछा कि क्या नेता चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिए फेक न्यूज का दुरुपयोग करते हैं। 78% लोगों ने माना कि हाँ, नेता फेक न्यूज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 18% लोगों ने ना में जवाब दिया। वहीं 4% लोगों का कहना था कि उन्हें नहीं पता कि चुनाव में फेक न्यूज का इस्तेमाल होता है या नहीं। सुरेंद्र राजपूत जी, ये मुद्दा तो आपके सबसे प्रिय सब्जेक्ट है, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि बीजेपी फेक न्यूज चलाती है। देखिए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, आप अननेसेसरी तनाव में थे। पत्रकार है। नहीं, हम तनाव में नहीं थे, तनाव में तो हम आते ही नहीं, हम तनाव तो देते हैं लेते नहीं है सर, आप चिंता मत कीजिए। हम तो एक चीज कह रहे हैं, आप देश के मूर्धन्य पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि फेक न्यूज की क्या परिस्थितियां हैं, आप भी जानते हैं फेक न्यूज क्या है और कौन सी बीजेपी की आईटी सेल किस तरीके के फेक न्यूज का इस्तेमाल कर रही है, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा बदनाम उन्होंने किसको किया है 2012 से लेकर के और 2018 तक। तो निश्चित तौर पर फेक न्यूज एक बड़ा मुद्दा है और मुझे खुशी है इस बात की कि आज की डेट में कटिंग क्रॉस द लाइन मीडिया के सारे लोग, आप जैसे मूर्धन्य पत्रकार भी फेक न्यूज को लेकर के बहुत अलर्ट हो रहे हैं और इसका स्वागत होना चाहिए। और फेक न्यूज का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कहीं न कहीं अगर कानून बनाने की भी आवश्यकता पड़े तो वो भी बनाया जाना चाहिए। हम आपके साथ हैं इस मामले में। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी फेक न्यूज क्यों उड़ाती है? आपने बीजेपी पर आरोप लगाया कि किस तरह से उनकी आईटी सेल फेक न्यूज उड़ाती है। बीजेपी फेक न्यूज क्यों उड़ाती है? 78% लोगों का कहना है कि फेक न्यूज का इस्तेमाल होता ही नहीं है। 80% लोगों का कहना है कि फेक न्यूज का इस्तेमाल होता ही नहीं है। इनके नहीं, बीजेपी इसलिए फेक न्यूज उड़ाती है, बीजेपी के पास एक तंत्र है, चूंकि उनके पास अब कुछ दिखाने, पहले फेक न्यूज उड़ाई उन्होंने कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, अपनी सत्ता हासिल करने के लिए, फिर फेक न्यूज उड़ाई जो सत्ता को हासिल किया हुआ है उस सत्ता को किस तरीके से हम रोके रखें, चूंकि आप इन्होंने जो ग्राउंड पे जो वादे किए थे उन वादों पर तो कहीं पर भी ये खरे नहीं उतरे। न 10 करोड़ रोजगार आए, न किसानों की समस्याओं का हल हुआ, न बेरोजगारों की समस्याओं का हल हुआ, न ही यूएन में परमानेंट सीट आई, न ही पाकिस्तान के 10 टुकड़े हुए, न ही एक सर के बदले 10 सर आए, और न ही चीन को लाल लाल आंखें दिखाई, और न ही यूएन में हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा का राजभाषा का दर्जा दिया गया। इस तरीके के हजारों पोल प्रॉमिसेस थे जो उन्होंने नहीं किए। लेकिन उस पोल प्रॉमिसेस के बाद उससे मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए निश्चित तौर पर फेक न्यूज का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहती है। वाकई क्या प्रेम शुक्ला जी फेक न्यूज का सहारा लेती है बीजेपी? देखिए ऐसा है, मुझे लगता है कि मैंने सुरेंद्र राजपूत जी को बहुत धैर्य से सुना है
और मुझे मेरी पूरी बात सुनेंगे, बीच में कूदेंगे नहीं। फेक न्यूज की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो कांग्रेस है। फेक गांधी इनके अध्यक्ष हैं, जो कभी गांधी हो जाते, कभी कहते कि मैं जो हूं कौन से विशिष्ट गोत्र का ब्राह्मण हूं। फिरोज गांधी के पौत्र जो हैं अचानक जो है ब्राह्मण हो जाते हैं। फेक न्यूज की यह स्थिति है कि महात्मा गांधी की हत्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई लेन देन नहीं। ये इंदिरा जी के कार्यकाल में गठित आयोग ने कुछ लीक कर दिया। आयोग ने कहा, और गठित किसने किया था? झूठ बोलो। फिर भी अभी तक राहुल गांधी जो है भिवंडी के कोर्ट में मुकदमा झेल रहे, फेक न्यूज पर फैलाने का। अब देखिए, फिर आप मैं दीपक जी, राजपूत जी, अब तो आप बोलने दीजिए। राजपूत जी बोलना बनता है उनका, भाग खड़े हुए। राजपूत जी बोलना बनता है उनका। कांग्रेस की मीडिया सेल कहती है, कांग्रेस की मीडिया सेल जो है वो कहती है कि प्रेम शुक्ला रहेंगे तो कुछ विशिष्ट प्रवक्ताओं को भेजते नहीं। मैं नहीं चाहता कि राजपूत जी का भी नाम उसमें शामिल हो जाए, जो मेरे साथ बहस में न शामिल हो। मैं राजपूत जी का बहुत आदर करता हूं, चाहता हूं एक स्वस्थ बहस हम लोग करें। फेक न्यूज की यह स्थिति है कांग्रेस की कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी कहा कि 2002 में दंगे इन्होंने करवाए, और फेक न्यूज में एक आयोग, बनर्जी आयोग गठित किया था, आपको याद होगा, नानावटी और टेवटिया आयोग, जो संवैधानिक आयोग है। दोनों आयोगों ने कहा कि 2002 के दंगे आईएसआई ने ऑपरेशन पराक्रम को रोकने के लिए, ऑपरेशन पराक्रम पे जो सेना हमारी पाकिस्तान की सीमा थी वहां से बुलाने के लिए बाकायदा आईएसआई कांग्रेस के एक पार्षद के माध्यम से उसने गोधरा कांड किया और दंगे फैले। उसके बाद आज तक मोदी जी को जो उसके लिए एसआईटी गठित की, एसआईटी के सामने गए, सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने कहा कि इनका कोई लेन देन नहीं है, कोई कमी इनकी तरफ से नहीं, फिर भी इनकी फेक न्यूज है। फेक न्यूज की इनकी स्थिति है कि हमारे अध्यक्ष जी को, हमारे किस तरह से इन्होंने जो है एक फर्जी मामले में फंसाया और उनको एनकाउंटर का फर्जी करार करके, जो सही एनकाउंटर था आतंकवादी का, इशरत जहां के एनकाउंटर के मामले में उनको दोषी ठहराने का प्रयास किया। और इशरत जहां, जिसको एफबीआई कह रही थी कि ये जो है लश्कर ए तोयबा की आतंकवादी है, उसको जो है कांग्रेस के हमारे नेता महाराष्ट्र के सब शहीद का दर्जा दे रहे थे। फेक न्यूज। अभी आप फेक न्यूज पे सिर्फ बात करेंगे, मैं कांग्रेस की फेक न्यूज के 1.5-2 घंटा बोल सकता हूं। और मत बोलिए, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, नहीं करता। और कांग्रेस के हैंडल्स किस तरह से फेक न्यूज जी नहीं, और सारा मैं सप्रमाण कहूंगा दीपक जी, जिनके प्रमाण आपके स्टूडियो में ही अवेलेबल हो जाएंगे, कहीं बाहर से मंगाने नहीं पड़ेंगे, इंटरनेट गूगल पे चले जाएंगे तो मिल जाएंगे। इतनी इनकी फेक न्यूज की स्थिति है। और फेक न्यूज के कारण भी तमाम मामलों में जिस तरह से ये फेक कामकाज भाई, आप हमारी अभी क्रिश्चियन मिशेल आ रहे थे जो इनके बहुत आदरणीय कनेक्शन में है, तो कौन फेक न्यूज फैला रहा था? कौन से एक विशिष्ट पत्रकार जो है, जो कांग्रेस के लिए बेचारे सतत कोहराम करते, उनका नाम लेना मैं ठीक नहीं समझता आपके चैनल पे, उसको भी क्रिश्चियन मिशेल को आने पर भी फेक न्यूज चला रहे थे। तो इनकी स्थितियां ऐसी हैं, ये फेक न्यूज करते रहे, लेकिन देश की जनता सत्य को पहचानती है, असलियत को पहचानती है। और आजकल जो है फेक न्यूज को सत्यापित करने का बहुत ही स्थिर तंत्र है, इसलिए इनका फेक न्यूज कोई काम नहीं आएगा। चलिए, फेक न्यूज कोई काम नहीं आएगा, हम भी चाहते हैं फेक न्यूज काम ना आए, हम कम से कम फेक न्यूज नहीं दिखाते हैं। अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। इन 5 राज्यों में बीजेपी के लिए मोदी का नाम और मोदी सरकार का काम तुरुप का इक्का की तरह इस्तेमाल किया गया। हमने ये भी पूछा कि लोगों ने मौजूदा चुनाव में मोदी के नाम पर वोट दिया या स्थानीय नेताओं के नाम पर। इसके जवाब में 38% लोगों ने कहा कि उन्होंने मोदी के नाम पर वोटिंग की, जबकि 42% लोगों ने स्थानीय नेताओं के नाम पर वोट देने की बात कही। मतलब ये कि विधानसभा चुनाव में लोगों के लिए मोदी से ज्यादा अहम लोकल नेता रहे। 15% लोगों ने कहा कि उन्होंने मोदी और स्थानीय नेता दोनों को तराजू पर तौला और फिर वोट किया, जबकि 5% लोगों असमंजस की स्थिति में दिखे। उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें पता नहीं है। तो यहाँ पर मोदी के कामकाज पर नहीं बल्कि स्थानीय नेताओं के आधार पर वोट दिया गया। तो आप ये कतई नहीं सोचते सुरेंद्र राजपूत जी की राहुल जी को जो है जनता ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि अभी भी लोकप्रियता में वो प्रधानमंत्री मोदी से बहुत नीचे हैं। अब देखिए, सच्चाई ये है कि आप लोग जितना भी कोशिश कर लीजिए, हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखते हैं। हम लोकसभा के फॉर्म में भरोसा रखते हैं, संसदीय लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी ये सब कुछ करते रहिए, ये आपका अपना विशेषाधिकार है। हमारा बड़ा विशेषाधिकार ये है कि हम
नीतियों पर, मुद्दों पर, विकास की बात पर चुनाव लड़ेंगे। आपने पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, कितना झूठ बोला है, कितना सच बोला है, उस पर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो पोल प्रॉमिसेस किए थे उनसे हम इनको अलग नहीं हटने देंगे। हम इनसे 10 करोड़ रोजगार के बारे में भी पूछेंगे, इसके साथ साथ हम इनसे किसानों की दुर्गत के बारे में भी पूछेंगे। 37 से 42% की जो आत्महत्या की दर में वृद्धि हुई है उसके बारे में भी पूछेंगे। मनरेगा का बजट इन्होंने नहीं बढ़ाया, इसके बारे में भी पूछेंगे। हम नोटबंदी के जो कुप्रभाव से आज की डेट में देश आर्थिक रसातल में चला गया है उसके बारे में भी पूछेंगे। पेट्रोल और डीजल पर जो आपने 300% से ज्यादा एक्साइज बढ़ाई है, हम उसके बारे में भी पूछेंगे, जिससे कि आम आदमी करा रहा है। हम महंगाई के बारे में भी पूछेंगे इनसे। हम इनसे पाकिस्तान से जो जिस तरीके से संबंध है उनके बारे में भी, इतना मत पूछिए, भूल जाएंगे प्रेम शुक्ला जी, वापसी के बारे में भी इनसे जरूर पूछेंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम सारी चीजें दीपक जी पूछेंगे। और प्रेम शुक्ला जी इसके अगेंस्ट में आपने कश्मीर से कन्याकुमारी बोल दिया। बताऊं, इन्होंने राहुल देखिए आप भी बाहर से आपने कश्मीर से कन्याकुमारी बोल दिया। हम नरेंद्र मोदी को फेंकू कहेंगे और अमित शाह को तड़ीपार भी कहेंगे। देखिए हम नरेंद्र मोदी को फेंकू भी कहेंगे और अमित शाह जी को तड़ीपार भी कहेंगे। हाईकोर्ट और हम इनके बंगारू लक्ष्मण को इतना बड़ा भ्रष्टाचारी भी कहेंगे। अच्छा, जवाब ऑन कैमरा उसकी पार्टी के लोग कहेंगे आज की डेट में हमसे ईमानदारी की बात। प्रेम शुक्ला जी से जवाब व्यक्ति अपशब्द बोलता है। देखिए लाई डिटेक्टर टेस्ट जब होता है ना, देखिए दीपक चौरसिया जी, हम तो क्राइम रिपोर्टर से हम लोगों ने करियर शुरू किया है। जब लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है ना, तो लाई डिटेक्टर टेस्ट में जब किसी का रक्तचाप बढ़ जाए तो स्पष्ट समझिए कि वो झूठ बोल रहा है। ये भाजपा में क्राइम रिपोर्टर ही क्यों सर्वाइव कर पाते हैं? से ये समझ सकते हैं कि रक्तचाप किसका बढ़ा हुआ है, अवसादग्रस्त कौन है। नहीं ठीक है, अब जो है क्रिमिनल्स को ढूंढने के लिए क्राइम रिपोर्टर चाहिए ना। 420 की केस करने वाले अध्यक्ष जो 420 पे जमानत पर रिहा हो, नहीं वो क्राइम रिपोर्टर ही आपके यहाँ और कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि और लोगों की जगह नहीं है आपके यहाँ। क्रिमिनल्स की जगह या क्राइम रिपोर्टर की जगह? सिग्नोरा गांधी जो है, सिग्नोरा गांधी कितना कमीशन मिला? या तो क्रिमिनल चाहिए, क्राइम रिपोर्टर चाहिए। राजपूत जी आप बिल्कुल नहीं बोले। राजपूत जी चला गया। लोटस अकाउंट किसको मिला था? देखिए दीपक जी, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का संकट है। अभी इनसे मैं बीच में जोर जोर से बोल दूंगा। इनकी मीडिया सेल कल आपको भी फोन करके आपके कोऑर्डिनेटर से कहेगी प्रेम शुक्ला के सामने हम डिबेटर नहीं भेजते हैं। ये अखिलेश सिंह जी इनके हैं, इन्हीं के मित्र हैं, वो बेचारे आते नहीं हैं कहीं किसी भी जगह पे। परेशान है प्रेम शुक्ला जी, हम लोग ये मानसिक संतुलन की थोड़ा सा बात कीजिए। हमारी आईटी सेल नहीं तय करती। बहुत अच्छा प्रश्न आपके हैं। नहीं मेरा संतुलन एकदम स्थिर है। संतुलन मेरा स्थिर है। संतुलन तो उनका बिगड़ रहा है जो सतत चुनावी पराजय नहीं, संतुलन स्थिर होता तो आप क्राइम रिपोर्टर नहीं होते भाई। आप तो क्राइम रिपोर्टर और क्रिमिनल्स की बात थोड़ी ना है भाई। जब हम बात करते हैं रिपोर्टरों की तब आप क्राइम की बात करने लगते हैं। क्रिमिनल्स सुरेंद्र राजपूत जी आप क्राइम रिपोर्टर हैं। नहीं मैं क्रिमिनल्स को पहचानता हूँ। भाजपा नहीं ज्वाइन, ये मेरा दोष नहीं है। आपने भाजपा नहीं ज्वाइन किया, दोष नहीं है। क्राइम रिपोर्टर कोई गलत बात थोड़ी है। क्राइम रिपोर्टर होने के बाद भाजपा मैं श्रीमती सोनिया गांधी के फ्रॉड्स को पहचानता हूं। मैं रॉबर्ट वाड्रा के फ्रॉड्स के कागजात रखता हूं। मैं राहुल गांधी के फ्रॉड्स के कागजात रखता हूं। तो ये मेरा अपराध नहीं है। ऐसा है हम सब लोग नरेंद्र मोदी के भी फ्रॉड को पहचानते हैं। हम चौकीदार करियर में हुआ है पहचानते हैं। सारे अपराधियों को 30 करोड़ उनके 1000 करोड़ जो आपने अनिल अंबानी के जेब में डाला है, आप फ्रॉड को बकवास कर सकते हैं, लेकिन तथ्य पर राफेल चोर कौन है? मैं तो तथ्य पर भी जानते हैं हजारों करोड़ रुपए का नोटबंदी का घोटाला जिस बैंक से किया है उसको भी। और हम लोग जो है अल्प शब्दों और इसी वजह से आप जैसे क्राइम रिपोर्टर की वहां पूछ है। नहीं अल्प आप देखिए हमने कहा कि हमें ये भी मालूम है कि चौकीदार ही चोर है। अल्प और ये जितने राफेल चोर है इनको भी हम अल्पकाल में पहचान कर हवाले करना है। कड़ी पार किया था। सुरेंद्र राजपूत जी, क्रिश्चियन मिशेल भी आया है। दीपक जी जी क्रिश्चियन मिशेल भी आया है।
वो भी राजदार है बड़ा। भी हम जानते हैं उसका क्या, बिल्कुल क्रिश्चियन मिशेल, बिल्कुल पूरी तरीके से उस राजदार और नामदार और दामदार को भी हम जानते हैं। हम उस अरुण जेटली को भी जानते हैं जिस अरुण जेटली ने एंडरसन का वकालत किया था और आज तक उसको पार्टी में रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य मुद्दों की बात करते हैं। एमपी, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना के एग्जिट पोल के नतीजों का एक इशारा ये भी है कि जनता पर न तो किसी राष्ट्रीय नेता का जादू चल रहा है और न ही कोई लहर। 2019 के लिहाज से ये संकेत बेहद महत्वपूर्ण है। इसका एक मतलब ये भी है कि चाहे एनडीए हो या फिर कांग्रेस, 2019 का चुनावी चक्रव्यूह भेदने के लिए गठबंधन का ही सहारा है। महागठबंधन की कवायद में जुटे विपक्ष के लिए एग्जिट पोल के नतीजे सबक है तो बीजेपी के लिए चेतावनी। अगर एग्जिट पोल को आधार मानकर देखें तो साफ है कि एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में बीजेपी के लोकसभा सीटों की संख्या कम हो सकती है। इन राज्यों में 2014 की जीत दोहराना 2019 में संभव नहीं दिख रहा। राजस्थान में 2014 में बीजेपी ने सभी 25 सीटें जीती थी। एग्जिट पोल में कांग्रेस विधानसभा की 56% सीटें जीतती दिख रही है। अगर यही नतीजा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दोहराया गया तो इसका मतलब होगा कि कांग्रेस 25 में से 13 सीटें जीत सकती है। यूं कहे कि बीजेपी को 13 सीटों का नुकसान हो सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो एग्जिट पोल में कांग्रेस को करीब 48% सीटें मिलती दिख रही है। अगर लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की जीत का प्रतिशत इतना ही रहा तो इसका मतलब ये होगा कि कांग्रेस एमपी की 29 में से 13 लोकसभा सीटें जीत सकती है। 2014 में कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी, यानी मौजूदा पैटर्न चला तो 2019 में एमपी में बीजेपी को 11 लोकसभा सीटों का नुकसान हो सकता है। छत्तीसगढ़ में देखें तो कांग्रेस को एग्जिट पोल में विधानसभा की 44% सीटें मिलती दिख रही है। यही अनुपात अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में रहा तो कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की 11 में से 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि 2014 में कांग्रेस यहां लोकसभा की सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। मतलब विधानसभा का एग्जिट पोल वाला ट्रेंड अगर 2019 में भी चला तो कांग्रेस को 3 सीटों का फायदा, यानी बीजेपी को यहां भी लोकसभा की 3 सीटों का नुकसान हो सकता है। तेलंगाना में 2014 में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली थी। विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी का खाता तो खुलता दिख रहा है, लेकिन कोई बड़ा चमत्कार बीजेपी नहीं कर पाई है। इसलिए अगर केवल राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी के सामने 2019 में 27 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रेम शुक्ला जी, ये आपके लिए चेतावनी नहीं है? देखिए एक तो पहले एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं ये एग्जैक्ट पोल के नतीजे नहीं है, इसलिए इस तरह के नतीजे आएंगे नहीं। लेकिन दूसरा एक पक्ष आप जान लीजिए कि हमेशा जो चुनाव होते हैं, 98 का चुनाव आपको दीपक जी बहुत अच्छी तरह से याद होगा। 98 के चुनाव मध्य प्रदेश और राजस्थान, तब छत्तीसगढ़ चूंकि मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता है, इसलिए इन तीनों राज्यों में, आज की जो तीनों राज्यों में कांग्रेस जीती थी। लेकिन लोकसभा चुनाव हुए तो आपने रिजल्ट देखा क्या हुआ। 2003 यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती तीनों स्टेट में, लेकिन केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी हार गई। 2009 मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप 2 नहीं 3 स्टेट हार रहे हैं? और 2009 मैं ये मानूं आप ये कह रहे हैं 2 नहीं 3 स्टेट हार रहे हैं? 2013 नहीं, हम तीनों स्टेट जीतेंगे। 2004 की बात कर रहे हैं, तीनों स्टेट जीतेंगे क्योंकि हमको 2014 रिपीट करना है। मैं भुक्तभोगी उसका, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे। आप कह रहे हैं कि 2004 रिपीट होगा, मैंने सारा आप तीनों हारेंगे? किया नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ सारा। नहीं, 98 से शुरू किया भाई साहब। मैंने 98, 2003, 2008, 2013, फिर 99, 2004, 2009, 2014। चूंकि 2014 हम 3-0 जीते तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमने जो है 2014 में जो चुनाव 2013 3-0 जीते थे हम, तो 2014 हम लोकसभा में आए, फिर हम 3-0 जीतेंगे और फिर हम लोकसभा में इससे बड़ी लहर लेकर 300+ सीट्स ले आएंगे। 300+ ले आएंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, अगर इनकी 300 का महागठबंधन का क्या होगा? जी दीपक भाई, अगर क्या नाम एग्जिट पोल से ही क्या नाम अगर सरकारें बनती हूं तो इनको 300 की जगह 600 सीट हम दे देते हैं। हमें कौन सी दिक्कत है? 300 आप दे दीजिए, 300 हम दे देते हैं। चलिए, मैंने 300 दी, अपना खुश रहे। 11 तारीख को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी, आप 300 और हमारी तरफ से भी 300 दे दीजिए, 600 हो जाएंगे इनके पास। 545 की लोकसभा में 600 ले जाएंगे, कौन रोक रहा है इनको? नहीं, लेकिन इसके पास 44 और 300 दे कैसे सकता है? हम दीपक जी 40-44 वाला 300 दे कैसे सकता है? नहीं, हम अरे आप कृपया 40-44 आप 300 ले रहे हैं, कैसे दे देगा? ये क्या, ये गणित क्या है भाई? गणित अगर मेरी बहुत कमजोर ना हो, कृपा करके बताएं
जी 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 नहीं, जो नहीं, मजाक के पात्र तो आप हो गए हैं, सही बात है। आपके अध्यक्ष भी मजाक के पात्र हैं। कपिल शर्मा के शो की जो है BRP डाउन हो गई, बाहर की रेटिंग डाउन है। आप प्रेम शुक्ला जी चिंता न करें, आप अपने नेता की और अपने आप परिवार अध्यक्ष की चिंता करें, हमारी चिंता न करें। आप मजाक के पात्र कौन हुए हैं कौन नहीं हुए हैं, आप एग्जिट पोल पर सरकार बना रहे हैं 2019 में भी, और यहाँ 11 तारीख को भी तो बनाते रहिए। अरे श्रीमती सोनिया गांधी अपशब्द बोलती है, जैसे आप राजनीति बनाते हैं, जैसे आप राजनीति बनाते हैं, आप असल बात बंदर की तरीके से, हमारी संस्कृति जो है वो भाषा शुद्धि की संस्कृति है, आचरण की संस्कृति है हमारी। आचरण नहीं, वो दिख रहा है आपकी संस्कृति कितनी है, किसी को राम ज्यादा और किसी को कौन से ज्यादा कहने की संस्कृति हम सब जानते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपकी संस्कृति भी हम जानते हैं, किसको आप शराबी कहते हैं, किसको आप कबाबी कहते हैं, हम सब जानते हैं। आपको आदरणीय राजपूत जी के आपकी सारी संस्कृतियों का हमें भान है। आपकी संस्कृति के संदर्भ में उसका मानस स्पष्ट हो गया होगा। जी जी, उसका मानस स्पष्ट हो गया होगा कि आपकी संस्कृति। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारी चिंता न करिए, आप अपनी चिंता करें प्रेम शुक्ला जी। हमें शिवसेना के सामना में लिखा, और वो भी आपकी सुरेंद्र राजपूत जी और प्रेम शुक्ला जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। एक चीज होती है सेफोलॉजी, आपके अध्यक्ष राहुल गांधी जी भी और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी, अमित शाह जी भी लगातार सर्वे कराते हैं, लगातार इलेक्शन सर्वे कंडक्ट करवाते हैं, अपनी पार्टी के लोगों की लोकप्रियता को आपते हैं, और सेम आपके पार्टी ऑफिस के अंदर भी होता है सुरेंद्र राजपूत जी। तो हम जो कर रहे हैं वो कोई नायाब या नया चीज नहीं है, ना तो हम सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना हम सरकार बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक साइंस है, एक आर्ट है सेफोलॉजी का, उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके आधार पर ही ये तमाम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। तो इसको मजाक का पात्र बनाना मेरे हिसाब से ये भी उचित नहीं होगा। आप मानेंगे मेरी बात सुरेंद्र राजपूत जी? बिल्कुल, पूरी तरीके से हम मानते हैं। आपकी अपनी सेफोलॉजी और आपकी अपनी राजनीतिक विद्या बहुत अच्छी है, उसका हम सम्मान करते हैं। मसले सिर्फ ये हो जाते हैं दीपक भाई, जब एग्जिट पोलों के सर्वे और सर्वे की रिपोर्ट्स के हिसाब से आप एग्जिट सरकार बनाने लगते हैं, जो श्री प्रेम शुक्ला जी अभी कर रहे थे। हमने भी एग्जिट पोल को एग्जिट पोल की तरीके से लीजिए ना, कौन रोक रहा है? हमारा तो बड़ा स्पष्ट मानस है कि भारत क्या नाम मध्य प्रदेश में भाजपा कह रही है हम सरकार बना रहे हैं, हम कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो सरकार तो जनता ही बनाएगी ना। और सरकार जनता का फैसला हो चुका है, 11 तारीख को पता चलेगा, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मिजोरम में हो, तेलंगाना में हो या छत्तीसगढ़ में हो। तो यहां पर एग्जिट पोल पर तो आप अनुमानों पर अपनी बात करेंगे, रणनीति अपनी बनाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमानों पर आप सरकार बनाएंगे तो जो भी सरकार बनाएगा वो हास्य का पात्र होगा। वो कहेगा हम 300 से ऊपर जाएंगे तो हम कहेंगे आप 600 जाइए। कौन रोक रहा है आपको? क्योंकि एग्जिट पोलों में कहीं किसी का वो तो लगा नहीं है। नहीं, एग्जिट पोलों में जरूर लगा है कि 11 तारीख को जनता ने जो फैसला दिया होगा वो निकलेगा। प्रेम शुक्ला जी का दावा करने का हक तो बनता है ना, आत्मविश्वास भी कोई चीज होती है सुरेंद्र राजपूत जी। नहीं, दावा तो हमने इसीलिए तो कहा, वो दावा 300 की जगह 600 पर करें, कौन रोक रहा है? 545 में कहां से वो 600 कर सकते हैं? नहीं बनाया, हंसी के पात्र वो स्वयं बन रहे हैं पूरी जनता के सामने। प्रेम शुक्ला जी क्या जवाब देंगे? कि हंसी के पात्र वो स्वयं बन रहे हैं पूरी सम्मानित जनता में। देखिए दीपक चौरसिया जी, मैं राजपूत जी को बहुत धैर्य से संयम से सुनता हूं, और राजपूत जी तत्काल व्यग्र हो जाते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा व्यग्र ना हो और सुने मुझे। देखिए, आप जो है ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स में तो कांग्रेस जो है 2013 से लेकर 2017 तक तमाम ओपिनियन पोल्स में आने से भी इंकार कर देते थे लोग, ध्यान है ना आपको, क्योंकि इनके नेगेटिव जाता था। आज आप जो भी ओपिनियन पोल ले आते हैं, जो भी एग्जिट पोल लेते हैं, हो सकता है हम डिफर करें, क्योंकि आपका जो गणित है जरूरी नहीं कि उसको हमारा गणित उसी तरह का हो और हम स्वीकार लें, लेकिन उस पर एक विमर्श तो होता है, और उस विमर्श के आधार पर लोग जो है अनुमान भी लगाते हैं। लेकिन अनुमान लगाना ये जो है कांग्रेस की दृष्टि में अपराध है, विश्लेषण करना ये कांग्रेस की दृष्टि में अपराध है, समाचारों पर विमर्श करना ये कांग्रेस की दृष्टि में अपमान है। चूंकि संस्कृति का संकट है ना, मुसोलिनी के देश से आई हुई अध्यक्षा और उसके पुत्र जो अभी भी इटालियन पासपोर्ट होल्ड करते हो, तो उनके यहाँ इस तरह की संस्कृति है कि भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कोई करे तो गला दबा दो,
अभी सिद्धू जी पाकिस्तान जिंदाबाद उनके अलवर की सभा में लग रहा था, एक चैनल पे नई भाषाई शुरू हो गया, नीचता का इस्तेमाल किया जा रहा है गला घोटा के द्वारा। ये इनकी संस्कृति रही है कि संतानें तो आरएसएस है। देखिए फिर देखिए उसके सारे ऑफशूट आरएसएस। आप बताइए कौन सा लेकर के अब आप बताइए कौन सा शब्द, कौन सा कौन शब्दों का प्रयोग करा दीपक बहुत ईमानदारी से बताइए। दीपक जी मैं पूरी निष्पक्षता से आपसे अपेक्षा करता हूं कि मेरा कौन सा शब्द गलत है और राजपूत जी अभद्रता का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, तो राजपूत जी अभद्रता का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं। जो ये प्रेम शुक्ला जी की जो ननिहाल है जहां से आरएसएस का अवैध जन्म हुआ है, जो आज दीपक जी मैं राजपूत जी और आदर नहीं कह रहा हूँ और न्यूज कहे जा रहे हैं, बताइए अभद्रता कौन कर रहा है। और उनकी इसमें मैंने तो सही चीज इनको बताया। क्या श्रीमती सोनिया गांधी इटली का नहीं है? क्या श्री राहुल गांधी मुझे एक बात बताइए, क्या मुसोलिनी इटली का नहीं है? क्या फांसीवाद इटली का कंसेप्ट नहीं है? कहा ना मुसोलिनी की अवैध कौन यहाँ पर और आरएसएस की अवैध ईमानदारी से मेरी आपसे विनती है, देखिए कौन अब शब्दों का प्रयोग कर रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी को आप कहेंगे और सुनेंगे किसकी भाषा में? दीपक जी शुक्ला जी पूरा जवाब मिलेगा, चिंता मत करो। श्रीमती सोनिया गांधी मैं चाहता हूँ वो भी मिलेगा आपको। अच्छा इटली में उनका जन्म दल्ली पार्टी है, दलाल पार्टी है। अभी आप कौन कौन अंग्रेजों के दलाल थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के आपकी जबान बंद हो जाएगी। आजादी का गला घोटना, विरोधियों को फर्जी मामलों में फंसाना, उनकी हत्याएं करवाना, ये सारा आपका संस्कृति है। मुस्लिम लीग के उप मुख्यमंत्री बनाते हो। नहीं आपको आप कहाँ चले गए आप? ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये कहाँ चले गए आप? और गालियां मेरे ख्याल से विमर्श का एक स्तर होता है, मेरे ख्याल से विमर्श का एक स्तर होता है। भैया मैं तो वहीं पर खड़ा हूँ। नहीं मुझे बताइए दीपक चौरसिया जी, मैंने आपके अगर कोई सोनिया गांधी के लिए कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करेगा तो उसके खानदान पर रेखांकित करके बता दे, सुनना पड़ेगा। राजपूत जी की अभद्रता आरएसएस से लेकर अभद्रता का आप एक दो नहीं दीनदयाल को क्या गलत कह, मुझे बताइए मैंने कौन सी अभद्रता कही? राहुल गांधी का इटालियन पासपोर्ट नहीं रखते, आप कहिए ना इटालियन पासपोर्ट नहीं रखते। अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करें। श्रीमती सोनिया गांधी जो है, ये विमर्श जो है, हाँ मेरी हैसियत मुझे मालूम है। दीपक चौरसिया मेरे ख्याल से व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें तो बेहतर होगा। मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें। मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, मुद्दे पर बात करते हैं, इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर बात करते हैं, किसी नेता पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते। अन्याय कर रहे हैं। मैं कैसे न्याय कर रहा हूँ आपके साथ? दीपक जी आप बताइए। सोनिया गांधी को गाली देने की आपकी हैसियत नहीं है और आरएसएस जो अवैध संतान है, नाजायज संतान है, प्रयोग किया। मैं बताइए कौन सी? और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मेरी हैसियत राजपूत तुम्हारी करप्ट सोनिया गांधी से बड़ी, क्योंकि मैं ईमानदार। सोनिया गांधी के बारे में तुम्हारी करप्ट जो सोनिया गांधी है पड़ेगा, जिसको श्री संजय निरुपम बारबाला लिखते रहे हैं, श्री संजय निरुपम जो आपके मुंबई अध्यक्ष है उनको बारबाला लिखते रहे हैं। मेरे ख्याल से ये लैंग्वेज शोभा नहीं देती। प्रेम शुक्ला जी ये लैंग्वेज शोभा नहीं देती। संजय निरुपम बारबाला कहते हैं, प्रेम शुक्ला जी ये लैंग्वेज शोभा नहीं देती। ये लैंग्वेज शोभा नहीं देती। संजय निरुपम बारबाला लिखते हैं और प्रेम शुक्ला जी ये लैंग्वेज शोभा नहीं देती। किसी भी राज्य में स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। मतलब साफ है कि बगैर गठबंधन के कोई भी पार्टी 2019 के चुनाव में अकेले दांव नहीं आजमा सकती। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस जिस महागठबंधन के लिए कोशिश कर रही है उसकी क्या स्थिति है और बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का मौजूदा हाल क्या है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपने साथ कई दलों को जोड़ा है। इनमें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, शरद पवार की पार्टी एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और समाजवादी पार्टी के नाम शामिल है। कांग्रेस कई और दलों को अपने साथ जोड़ने की कवायद भी कर रही है। इस बात के कयास भी हैं कि बीएसपी, टीएमसी,
सीपीएम, आरएलडी भी महागठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं। अब बीजेपी के परिवार की बात करें तो 2014 के चुनाव के बाद से एनडीए को बाय बाय करने वाली पार्टियों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इनमें पीडीपी, टीडीपी, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राजू शेट्टी की पार्टी शेतकारी स्वाभिमान संगठन, वाइको की पार्टी एमडीएमके के नाम शामिल है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का साथ छोड़कर पार्टियां गई हैं, कुछ छोटी पार्टियां भी एनडीए के कैंप में आई हैं। इनमें सबसे प्रमुख जेडीयू है, असम गण परिषद, नागालैंड की पार्टी एनपीपी, त्रिपुरा की पार्टी आईपीटीएफ 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए के साथ जुड़ी हैं। खास बात यह है कि कुछ ऐसे भी दल हैं जो एनडीए में रहकर बीजेपी को हमेशा आंखें दिखाते रहते हैं। शिवसेना हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी, ये सभी राजनीतिक दल बीजेपी के साथ रहते हुए भी बीजेपी को झटके देते रहते हैं। लेकिन क्या करेगी कांग्रेस महागठबंधन के लिए, इसके लिए हम सीधे चलते हैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास। सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे जानना चाहता हूं, क्या महागठबंधन शक्ल ले पाएगा? क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस का एक अलायंस बना पाएंगे? निश्चित तौर पर जनता के नेतृत्व में जो नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की विनाशकारी नीतियां हैं और देश को पीछे ले जाने वाली नीतियां हैं, उनके खिलाफ जनता में एक आक्रोश है। तो जनता के नेतृत्व में एक महागठबंधन अपने आप में शक्ल ले रहा है और जिसमें तमाम नए दल जुड़ रहे हैं, क्षेत्रीय स्तर पर जुड़ रहे हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के हिसाब से जुड़ रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी प्रभावशाली भूमिका में है, लोकदल भी है और तमाम छोटी पार्टियां हैं। इन्हें सबका एक ही उद्देश्य है आज की डेट में कि देश में दो विचारधाराएं चल रही हैं। एक गांधी की विचारधारा है और दूसरी गोवलकर की और गोडसे की विचारधारा है। तो ये निश्चित तौर पर जितने भी ये प्रतिपक्षी दल हैं, ये सभी गांधी की विचारधारा को, लोहिया की विचारधारा को और बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। ये सब साथ जुटेंगे और दूसरी तरफ जो गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग एनडीए में हैं, वो भी निश्चित तौर पर उनका साथ भी छोड़ेंगे। आप देखिए ना, टीडीपी ने साथ छोड़ा, आप देखिए और तमाम दलों ने साथ छोड़ा और तमाम दल साथ छोड़ने के मूड में बैठे हुए हैं। इस पर मैं आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन एनडीए के खिलाफ खड़ा हो पाएगा? इसी सवाल का जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं। और सुरेंद्र राजपूत जी का कहना था कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस एक गठबंधन बनाएंगी, लेकिन क्या मायावती इसके लिए राजी हो पाएंगी? क्या सभी दलों को राजी कर पाएंगे राहुल गांधी? आपको क्या लगता है प्रेम शुक्ला जी? गठबंधन काल, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुकूल होता है। काल, परिस्थिति और आवश्यकता में जो दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें सपा और बसपा को कहीं पर भी जो है राहुल गांधी की अमेठी और रायबरेली के अलावा वो स्थान देंगे ऐसा दिखाई नहीं देता। अब ये उससे अधिक स्थान ले ले तो इनका जो है राजनीतिक दक्षता होगी, लेकिन ये राजनीतिक दक्षता करने में जो है, चूंकि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जिस तरह सपा बसपा के खिलाफ है, जिस तरह से अखिलेश सिंह जी का प्रचार है या जिस तरह से बसपा का रवैया है, उसको एक विश्लेषक की दृष्टि से आप देखें, चिकित्सक की दृष्टि से देखें, तो कहीं से भी इनका गठबंधन फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। आपको लगता है सुरेंद्र राजपूत जी, प्रेम शुक्ला जी को गठबंधन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? आपको तो दिखाई दे रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में है सुरेंद्र राजपूत जी के, कि आपको क्या लगता है कैसे लगेगा 2019 का बेड़ा पार? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कुंभाराम को एक बार फिर से कुंभकर्ण बोल देंगे राहुल गांधी? बहुत इस भाई देखिए, अब कुंभाराम को कुंभकर्ण और क्या नाम मोहनदास जी को मनोहर लाल बोलना या मोहनलाल बोलना, इस पे अगर बहस करेंगे तो लंबा हो जाएगा दीपक भाई। सच्चाई है कि प्रेम शुक्ला जी को जैसा लगना चाहिए, जो उनकी आवश्यकता है उसी हिसाब से लग रहा है, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से एक बात बता दें, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग जगह पे राज्यवार हम लोग गठबंधन करेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अपने गठबंधन के द्वारा हराने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो लोक विरोधी नीतियां हैं, जो बेरोजगारों के लिए बेरोजगार विरोधी नीतियां हैं और जो कहीं न कहीं किसान विरोधी नीतियां हैं, उसको जो है लोगों के सामने रखेंगे और जनता के नेतृत्व में एक बड़ा गठबंधन आकार लेगा। और ऐसा आकार लेगा, हर राज्य में लेगा, ये हम पूरी जिम्मेवारी से कह रहे हैं। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल
एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए इसमें खुशखबरी है, लेकिन अंतिम खुशखबरी हमको 11 तारीख को मालूम पड़ेगी। हम आपको बता दें कि 11 तारीख को सुबह 6 बजे से सबसे तेज नतीजे आप देखिए इंडिया न्यूज पर। और अब चलते हैं दमदार 10 के लिए मेरे सहयोगी रवि शर्मा के पास। शुक्रिया दीपक जी। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। दमदार 10 में आपका स्वागत है। आज हम